सुबह की अज़ान अभी ख़त्म हुई थी कि गांव की कच्ची गलियों में हल्की हल्की रोशनी फैलने लगी थी। अज़ान की आवाज़ सुनते ही मामूल के मुताबिक मेरी आंख खुल गई थी। मैंने नमाज अदा करने के बाद बाहर का रुख किया था। ये मेरा रोज़ का मामूल था। मैं सुबह सुबह वॉक करता था और सारे गांव का चक्कर लगाने के बाद नाश्ता करने के लिए घर पहुंचता था। मेरा घर सादा सा था क्योंकि मुझे सादगी से रहना बहुत ज़्यादा पसंद था। अल्लाह ताला ने मुझे एक ही बेटे से नवाजा था। उसे मैंने पढ़ने लिखने के लिए मैट्रिक के बाद ही शहर भेज दिया था ताकि वो अपनी सारी तवज्जो अपनी पढ़ाई को दे सके। और गांव में मैट्रिक के बाद कोई अच्छा कॉलेज भी नहीं था। मेरे बेटे को शहर गए हुए 10 साल का अरसा गुजर चुका था। उसने पढ़ाई के साथ साथ वहीं पर अपना बिजनेस शुरू किया था और मैंने उसकी पसंद की लड़की से शादी कर दी थी जिसका तो अलग भी शहर से था। मेरी बहू बहुत ज़्यादा प्यारी और मेरे बेटे ही की तरह पढ़ी लिखी थी। मैं कभी कभी उन लोगों से मिलने के लिए शहर जाता था। मेरे बेटे को शुरू से बड़ा आदमी बनने का बहुत ज़्यादा शौक था और मुझे खुद भी उसे पढ़ाने का शौक था। इसलिए मैंने उसे शहर भेज दिया था। उसे शहर पढ़ने के लिए भेजना कभी भी मेरे लिए आसान फैसला न था। जब मैंने अपने दोस्त से अपने बेटे को शहर भेजने की बात की थी तो उसने मुझे समझाते हुए कहा था कि करीम दिन अपने बेटे को शहर मत भेजो, शहर के हालात ठीक नहीं, वहाँ पर बच्चे बिगड़ जाते हैं। मगर मैंने इसकी बात न मानी थी और मैंने अपनी ज़मीन का एक हिस्सा बेचकर उसे शहर पढ़ने के लिए भेज दिया था ताकि मेरा बेटा बड़ा आदमी बने। वक्त गुजरता गया था। मैंने अपने बेटे को शहर भेजने के बाद उसे किसी भी चीज़ की कोई भी कमी महसूस ना होने दी थी। जब जब भी मुझसे कोई चीज़ मांगता था मैं उसे भिजवा देता था। यहाँ तक कि एक दफ़ा तो मैंने उसे पैसे भेजने के लिए अपनी बीवी के जेवर तक बेच डाले थे ताकि मेरे बेटे को किसी भी चीज़ के लिए मुश्किल का सामना ना करना पड़े। हम मियाँ बीवी रूखी सूखी खा लेते थे लेकिन बेटे की हर ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करते थे क्योंकि वही तो हमारी ज़िंदगी का सरमाया था और उससे ही तो हमारी नस्ल आगे चलनी थी। उसकी कामयाबी में ही हमारी कामयाबी थी। यही सोच कर ही तो मैं खुद को मुतमईन कर देता था लेकिन मुझे कभी भी मालूम नहीं था कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरी गलतफहमी है। जब मेरा बेटा शुरू शुरू में शहर गया था तो वो रोज़ाना फ़ोन करता था लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उसने हमसे राब्ता ये कहकर कम करना शुरू कर दिया था कि मैं पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होता हूँ। वक्त गुजरता गया था। जैसे ही उसकी पढ़ाई मुकम्मल हुई थी मैंने उसे गांव वापस आने के लिए कहा था क्योंकि मैं चाहता था कि वो हमारे साथ गांव में ही अपनी ज़िंदगी बसर करे और वो अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी करना चाहता है वो गांव में ही आकर करे। लेकिन उसने मेरी बात सुनने के बाद कहा था कि अब्बा मैं शहर में ही कोई बिजनेस करना चाहता हूँ और मैं शहर में ही शादी करूँगा। उसकी बात सुनकर मुझे धचका लगा था क्योंकि मैंने बचपन में उसकी मंगनी अपनी भतीजी के साथ कर दी थी। मैंने उसकी बात सुनकर उसे समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की थी लेकिन वो मेरी सुनने के लिए तैयार न था जिसकी वजह से मुझे मजबूरन उसकी ज़िद के सामने हार माननी पड़ी थी क्योंकि कभी कभार वालिदैन को ही झुकना पड़ता है वरना औलाद बागी हो जाती है। यही बात सोचकर मैंने 1 एकड़ ज़मीन बेचकर उसे पैसे दिए थे ताकि वो अपना कारोबार कर सके। जब मैं उसे पैसे देने के लिए गया था तो मुझे लग रहा था कि इतना अरसा गुजर जाने के बाद वो मुझसे मिलने के लिए तड़प रहा होगा लेकिन वहां जाकर मुझ पर ये हकीकत आश्कार हुई थी कि उसे मुझसे ज़्यादा मेरे पैसों की ही ज़रूरत है। लेकिन मैंने फिर भी ये सोचकर खामोशी इख्तियार कर ली थी कि बच्चा वक्त गुजरने के साथ साथ समझ जाएगा। कभी कभी वालिदैन बच्चों की बड़ी बड़ी गलतियों को भी नज़रअंदाज कर देते हैं ये सोच के कि अभी वो बच्चे हैं लेकिन वालिदैन ये बात भूल जाते हैं कि बच्चों की जो फितरत बचपन में होती है वही जवानी में भी रहती है। वक्त गुजरता गया। एक दिन मुझे अपने बेटे का फ़ोन आया था कि अब्बा तुम्हारा बेटा बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका और तुम्हारे बेटे का कारोबार बहुत अच्छा चल पड़ा है। उस दिन मैं खुद को हवाओं में उड़ता हुआ महसूस कर रहा था। मुझसे मेरे बेटे की खुशी नहीं संभाली जा रही थी। मैंने शुक्राने के नफल अदा करने के साथ साथ पूरे गांव में मिठाई भी बांटी थी। उस वक्त मेरा दिल बेटे को देखने के लिए तड़प रहा था लेकिन जब मैंने अपने बेटे से बात की कि मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ तो उसने ये कहकर मुझे मना कर दिया था कि अब्बा आजकल मैं कारोबार में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ, मैं आपको वक्त नहीं दे पाऊंगा। अभी आप मुझसे मिलने के लिए मत आइए, जब मैं फ्री हो जाऊंगा मैं तब अम्मा और आपसे मिलने के लिए खुद गाँव आऊँगा। उसकी गाँव आने की बात सुनकर मेरी खुशी की कोई इंतहा न रही थी लेकिन वो ये बात कहकर गाँव आना ही भूल गया था। उसकी माँ और मैं उससे मिलने की तड़पते रहते थे लेकिन वो हमसे मिलने ना आया था। वक्त गुजरता गया। चूंकि मुझे बेटे से मिले हुए काफ़ी लंबा अरसा गुजर चुके थे इसलिए उस दिन भी जब मैं वॉक करने के बाद घर वापस आया था तो मैंने फैसला किया था कि मैं शेर अली से मिलने के लिए शहर अचानक जाऊंगा और उसे सरप्राइज दूंगा। लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि मैं शहर जाकर खुद ही सरप्राइज हो जाऊंगा।
यानी अपना वाहिद कुर्ता निकाला था, जिसे मैं कभी कभी किसी खास मौके पर पहनता था। काफ़ी अरसे से मेरे दिल में एक ही ख्वाहिश पल रही थी कि बस एक बार मैं अपने बेटे के पास रह कर आऊँ, उसके साथ एक वक्त की रोटी खाऊं, और अपनी इसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मैं अपने बेटे को बगैर बताए उसे मिलने के लिए घर से निकल पड़ा। सारा रास्ता खुद को हवाओं में उड़ता हुआ महसूस कर रहा था। चूंकि मैं चंद साल पहले अपने बेटे से मिलने के लिए गया था, इसलिए मुझे उसका एड्रेस मालूम था। शहर पहुंचते ही यूं ही मैं बस से उतरा था, उस वक्त शाम होने वाली थी। जिस वक्त मैं बस से उतरा था उस वक्त सड़कों पर बहुत ज्यादा रश था। गाड़ियों के हॉर्नों की आवाजें, ऊंची ऊंची चमकती हुई इमारतें और सड़क पर दौड़ते हुए लोगों को देखकर मुझे ऐसे महसूस हुआ था जैसे सब कुछ वक्त के साथ ही दौड़ रहा हो। मैंने सड़क के किनारे पर ही मौजूद एक मस्जिद में नमाज अदा करने के बाद एक रिक्शा रोका था, और मैंने उसे अपने बेटे के घर का एड्रेस अच्छी तरह से समझा दिया था। रिक्शे पर बैठते ही मैंने सारा रास्ता ये सोचता हुआ आया था कि मेरा बेटा मुझे इतने बड़े अरसे के बाद अचानक अपने सामने देखकर बहुत ज़्यादा खुश होगा। जब रिक्शा मेरे बताए हुए एड्रेस पर रुका था तो मैंने गहरा सांस लिया था। जब मेरी नज़र मेरे बेटे के घर पर पड़ी थी तो मैं दंग रह गया था, क्योंकि उसका घर पहले से बहुत ज़्यादा तब्दील हो चुका था। दरअसल उस वक्त अली शेर का शुमार शहर के बड़े जाने माने बिजनेसमैनों में होता था। उसकी एक नहीं बल्कि मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ कंपनियां थी। वो इतना बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था कि लोगों को उससे मिलने के लिए वक्त लेना पड़ता था। उसके दोस्त अक्सर उसे हंसते हुए कहते थे कि अली शेर, तुमने ज़िंदगी का असल मज़ा उठाया। वो उनकी बात सुनकर मुस्कुरा पड़ता था, लेकिन वो ये बात भूल गया था कि उसके शहर में इतनी शानदार जिंदगी के पीछे गाँव में मौजूद उसकी रात तकते वालिदैन का हाथ है। जब मैंने गेट पर पहुंचकर घंटी बजाई तो उस वक्त चौकीदार ने दरवाज़ा खोल दिया था। जब मैंने उसे बताया था कि मैं तुम्हारे मालिक का अब्बा हूँ, तो उसने मुझे अंदर दाखिल होने दिया था। यूं ही मैंने घर के अंदर कदम रखा तो मेरी हैरानी में मजीद इजाफा हो गया था, क्योंकि उसका घर बाहर से ज़्यादा अंदर से खूबसूरत था। बड़ी बड़ी दो महंगी गाड़ियाँ, गैर मुल्की पौधे उसके घर की खूबसूरती में मजीद इजाफा कर रहे थे। वो शहर में एक ऐसी ज़िंदगी बसर कर रहा था जिस ज़िंदगी को बनाने के लिए लोग अपनी ज़िंदगी तक हुआ बैठते हैं, लेकिन मेरे बेटे ने मेरी मदद के ज़रिए छोटी सी उम्र में वो सब कुछ हासिल कर लिया था जिसकी मुझे उसी से कभी कोई उम्मीद ना थी। चौकीदार ने मुझे ले जाकर एहतराम से ड्राइंग रूम में बिठा दिया था। ड्राइंग रूम भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत और कीमती चीज़ों से सजा हुआ था। अली शेर की बीवी माहिन भी उसकी ही तरह महंगी और अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदने की आदी थी। वो भी अली शेर ही की तरह स्टेटस का नशीश थी। वो अपने कपड़ों, अपनी महफिलों, अपने दोस्तों का इंतखाब बहुत ही सोच समझ कर करती थी। इसलिए हर रिश्ता उस वक्त तक अहम रहता है जब तक वो उसके सोशल स्टेटस को बढ़ाता था। वो उन लोगों की इज्जत करती थी जो लोग उसके स्टेटस के थे, बाकी लोगों को तो वो कीड़े मकोड़े समझती थी। जब चौकीदार ने अली शेर को बताया था कि सर, बाहर एक बुजुर्ग आए हुए हैं, उन्होंने बताया कि वो आपके वालिद साहब हैं, इसलिए मैंने इन्हें एहतराम के साथ ड्राइंग रूम में बिठा दिया। वो आपका इंतजार कर रहे हैं। चूंकि उस वक्त अली शेर और उसकी बीवी माहिन कहीं पर जाने की तैयारी कर रहे थे, इसलिए इन्हें चौकीदार की बात सुनते ही एक जोरदार धचका लगा था। और अली शेर को बिल्कुल भी अंदाजा ना था कि मैं उसे बगैर बताए उससे मिलने के लिए शहर आ जाऊंगा। महीन का भी चेहरा चौकीदार की बात को सुनकर बिगड़ गया था। उसने बुरी तरह से मुंह बनाते हुए कहा था कि आज क्या अली, तुमने इन्हें बुलाया था? उसकी बात सुन के अली ने ना कहते हुए अपना सर हिलाया था। अभी मुझे वहां पर बैठे हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अली और उसकी बीवी माहिन तैयार होकर गुस्से से सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आए थे। उस वक्त वहां पर बहुत से नौकर मौजूद थे जो अपने काम में मशगूल थे। अली ने मुझे वहां पर देखकर हैरत से कहा था कि अब्बा, आप यहाँ पर? मैंने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा था कि हाँ बेटा, मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। मेरी बात सुनकर महीन ने बुरा सा मुंह बनाया था और उसे मुझे ऊपर से नीचे तक देखा था। उसने सर्द लहजे में मुझसे पूछा था कि आप बगैर बताए क्यों आ गए? महीन का जुमला मेरे दिल पर तीर की तरह लगा था। मैंने हैरत से अली की जानिब देखा था। उसने शर्मिंदगी से अपनी निगाहों को चुराते हुए आहिस्तगी से कहा था कि अब्बा, अभी हमें एक फंक्शन पर जाना था। उसकी बात सुनकर मैं उससे बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन मेरे अल्फाज मेरे हलक ही में अटक गए थे। मैं सिर्फ यही बोल पाया था कि मैं थोड़ी देर बैठ जाता हूँ। अभी मेरी बात खत्म ही ना हुई थी कि महीन ने घड़ी की जानिब देखते हुए कहा, हमें बहुत ज़्यादा देर हो रही है। उसने अली का हाथ थामा था और उसे लेकर चली गई थी। अली ने जाते हुए एक बार भी मुड़कर मेरी जानिब नहीं देखा था। उस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई थी और मुझे महसूस होने लगा था कि मुझे कभी भी अली को बताए बगैर नहीं आना चाहिए। शर्मिंदगी से मेरी आंखों में आंसू जमा हो गए थे, लेकिन मैंने वहां पर मौजूद नौकरों के डर से इन्हें बाहर निकलने से रोक दिया था। लेकिन दर हकीकत उस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि भला कोई बेटा भी अपने बाप के साथ ऐसा करता है। गाड़ी में सवार होकर
کر وہ دونوں چلے گئے تھے۔ انہوں نے مجھ سے پانی کے گلاس تک نہیں پوچھا تھا۔ اس وقت مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں واپس جاؤں یا بیٹھا رہوں۔ میں نے خود کو سمجھاتے ہوئے کہا تھا کہ مجھے اس سے بتائے بغیر ملنے کے لیے نہیں آنا چاہیے تھا۔ بیٹے کے رویے کو غلط سمجھنے کی بجائے میں نے خود کو ہی قصوروار ٹھہرایا تھا۔ میں اپنا سر پکڑتے ہوئے صوفے پر گرنے والے انداز میں بیٹھا تھا اور مجھے 30 سال پہلے کے دن یاد آ رہے تھے جب علی شیر کو پیدا ہوئے ابھی 2 سال ہی ہوئے تھے۔ میں اپنی کمپنی کے آفس میں بیٹھے جو کراچی شہر کی ایک جگہ پر بڑے ہی شان و شوکت کے ساتھ واقع تھی، یہ سوچ رہا تھا کہ اگر رزق حلال ہو تو اللہ تعالیٰ خود ہی اس میں برکت ڈالتا ہے، کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرا کاروبار بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک کمپنی سے میری 5 کمپنیاں بن چکی تھی، لیکن سب سے حیرت کی بات یہ تھی کہ میں بالکل بھی بدلا نہ تھا۔ میری سادگی بالکل وہی رہی تھی جو پہلے سے تھی۔ میں اتنی دولت ہونے کے باوجود بھی سادہ کپڑے پہنتا تھا اور بڑی سی گاڑی کی بجائے میں نے ایک چھوٹی سی گاڑی آنے جانے کے لیے رکھی ہوئی تھی، کیونکہ مجھے شانہ انداز میں زندگی گزارنا بالکل بھی پسند نہ تھا۔ میں نے اپنے کاروبار کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتایا تھا، یہاں تک کہ میں نے اپنے سگے بھائی سے بھی بات چھپا لی تھی کہ میں کراچی میں کاروبار کرتا ہوں۔ میں نے تو نہیں بتایا تھا کہ میں وہاں پر جاب کرتا ہوں۔ جب میں گھر آتا تو اپنی گاڑی کی بجائے لوکل بس پر آتا تھا۔ میری سادگی کو دیکھ کر ایک بار میرے ایک دوست نے کہا تھا کہ کریم صاحب، آپ اس قدر سادہ کیوں رہتے ہیں؟ لوگ آپ کی صحت ہی نہیں پہچان پاتے۔ میں نے مسکرا کر اسے جواب دیا تھا کہ میں نہیں چاہتا کہ لوگ پیسوں کی وجہ سے میری عزت کریں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ میری سادگی کو دیکھ کر میری عزت کرے، تاکہ ان کے اصل چہرے ہی مجھے دکھائی دیں، نہ کہ میری دولت کی وجہ سے ان کے دوغلے اور جھوٹے چہرے مجھے دکھائی دیں۔ میں نے اس وقت یہ کہہ کر اپنے دوست کو تو لاجواب کر دیا تھا، لیکن وقت نے مجھے اس دن بہت کچھ سوچنے اور اپنی سوچ کو تبدیل کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ چونکہ میرے بیٹے اور میری بہو کو میری حقیقت کے بارے میں معلوم نہیں تھا، اس لیے وہ مجھے ایک بے وقت انسان سمجھ کر چلے گئے تھے۔ مجھے بیٹھے بیٹھے وہ دن یاد آ گیا تھا جس دن پہلی مرتبہ میں نے علی شیر کو اپنے بازو میں اٹھایا تھا، اور اسے کافی دیر دیکھنے کے بعد میں نے اپنے بھائی سے مسکراتے ہوئے کہا تھا کہ میرا علی شیر آ گیا ہے، میرا وارث آ گیا ہے۔ میرا بھائی میری بات سن کر مسکرا اٹھا تھا۔ اپنی دولت کو چھپانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ علی شیر کبھی میری دولت کی وجہ سے مغرور بنے۔ میں چاہتا تھا کہ وہ لوگوں کی عزت ان کے کردار کی وجہ سے کرنا سیکھیں، نہ کہ ان کی دولت کی وجہ سے، لیکن وقت نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ میری سوچ غلط تھی۔ علی شیر تو مجھے ہی میری سادگی اور غریبی کی وجہ سے بے وقت کر کے چلا گیا تھا۔ اس نے میرے باپ ہونے کا لحاظ بھی نہ کیا تھا۔ وہیں بیٹھے بیٹھے ہی میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج وہ وقت آ گیا ہے جب حقیقت کو سب پر آشکار ہو جانا چاہیے۔ اس شام میں بھی اس تقریب پر موجود تھا جس تقریب پر میری بہو اور بیٹا گئے تھے۔ پہلے پہل تو میرا وہاں پر جانے کا کوئی بھی ارادہ نہ تھا، لیکن اپنی بہو اور بیٹے کے رویہ کو دیکھ کر میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس تقریب میں ہر حالت میں جاؤں گا۔ جب میں وہاں پر اچھی طرح سے پہلے سے مختلف تیار ہو کر پہنچا تھا تو اس وقت وہاں پر معمول سے زیادہ رش تھا، کیونکہ اس ہوٹل میں کوئی عام ایونٹ نہیں بلکہ مختلف شہروں کے بزنس مینوں کی ایک بہت بڑی تقریب منعقد ہو رہی تھی۔ بڑی بڑی گاڑی میں لوگ جوکدار جوک اس تقریب میں شرکت کرنے کے لیے جمع ہو رہے تھے۔ وہ تقریب کوئی عام تقریب نہیں تھی بلکہ وہ تقریب تھی جس کا ذکر پچھلے چند سالوں سے بزنس کے حلقے میں ہو رہا تھا۔ سب کے سب اس انتظار میں تھے کہ اس تقریب کا مہمان خصوصی کون شخص ہے۔ کسی کو بھی اس مہمان خصوصی کے بارے میں معلوم نہیں تھا، سب بھی اس سے ملنے کے لیے بے چین نظر آ رہے تھے۔ اس تقریب کو کرنے کے لیے پیسوں کو پانی کی طرح بہایا گیا تھا۔ تقریب کے منتظمین نے جان بوجھ کر مہمان خصوصی کا نام ظاہر نہیں کیا تھا، لوگوں کو صرف اتنا بتایا گیا تھا کہ آج بہت بڑا بزنس مین آ رہا ہے جس نے بزنس میں قدم صرف صفر سے رکھا تھا۔ یہ بات سنتے ہی پورا حال تجسس میں ڈوب گیا تھا کہ کون ہو سکتا ہے وہ شخص۔ وہاں پر موجود ہر انسان اپنے مطابق اندازہ لگانے میں مصروف تھا۔ اس تقریب میں علی شیر بھی اپنی بیوی ماہین کے ہاتھ مضبوطی سے پکڑے موجود تھا۔ وہ تقریب اس کے لیے عام تقریب نہیں بلکہ اس کے لیے ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہونی تھی، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ وہ آج مہمان خصوصی کے ساتھ آج ایک ڈیل کرے اور اپنی کمپنی کو مزید کامیابی کی منزلوں تک پہنچائے گا۔ ابھی مجھے گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ مجھے اندر آنے کے لیے بلایا گیا تھا۔ میرے استقبال کے لیے ہال کی بتیاں بندم کر دی گئی تھی۔ اینکر نے مجھے اندر داخل ہوتے دیکھ کر کہا تھا کہ آج ہم ایک ایسے شخص کو تحسین پیش کرنے جا رہے ہیں جن کا شمار بہت بڑے بزنس مینوں میں ہوتا ہے، لیکن اس کی اصل پہچان کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا۔
मुझे अंदर दाखिल होते ही देखकर हॉल में मौजूद सब लोग मेरा इस्तकबाल करने के लिए खड़े हो गए थे और हॉल इस वक्त तालियों से गूंज उठा था। अली शेर का दिल उस वक्त तेज तेज धड़का था। जब उसने मुड़कर मेरी जानब देखा तो उसे ऐसे महसूस हुआ जैसे उसके कदमों के नीचे से जमीन निकल पड़ी हो। उसके हाथ में मौजूद जूस का गिलास छिन कर टूट पड़ा था। लोग चौंक करके अली की जानब देखने लगे थे, लेकिन अली की निगाहें मुझ पर जमी हुई थी और वो फटी हुई निगाहों से मुझे देख रहा था। उसने जर चेहरे के साथ महीन की जानब देखते हुए कहा था, ये कैसे हो सकता है? महीन के भी चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसके लिए भी यकीन करना मुश्किल हो गया था कि मैं वही शख्स हूँ जो आज की तकरीब का मेहमान खुसूसी हूँ। उसने अपने चकराते हुए सर को थामते हुए कहा था, ये क्या हो गया और कैसी? ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं। तुम्हारा बाप आज की तकरीब का मेहमान खुसूसी कैसे हो सकता है और तुम्हारा बाप इतना बड़ा बिजनेसमैन कैसे बन सकता है? मुझे लगता है कि मुंतजमीन को कोई गलत फहमी हुई है। इन दोनों की शक्लों के रंगों को उड़े हुए देखकर मुझे खुशी महसूस हुई थी। मैंने स्टेज पर पहुंचकर सलाम करने के बाद सबसे मुखातिब होकर कहा था, मुझे कभी भी ये सब कुछ पसंद नहीं था, ना ही मैं चाहता हूँ कि मेरे बारे में किसी को मालूम हो पाए, लेकिन आज मेरा यहाँ आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। अगर आज मैं यहाँ ना आता तो कुछ लोग खुद को बहुत बड़े बिजनेसमैन और दूसरों को हकीर समझने लगे थे। इसलिए मेरा यहाँ आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। आज मैंने वो हकीकत आश्कार कर दी जो मैं सबसे छुपाता आया था, लेकिन आज इस हकीकत का शिकार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, वरना लोग गुरूर में अंधे हो गए, अपने बाप को ही भूल बैठे थे। अली शेर ने मेरी बात सुनने के बाद अपने सर को झुका लिया था। मेरा मकसद उसे शर्मिंदा करना बिल्कुल ही ना था। मैं सिर्फ और सिर्फ उसे उसकी गलती दिखाना चाहता था। मजीद बिजनेस के बारे में थोड़ी सी तकरीब करने के बाद वह वहाँ से निकल आया था और मैंने अली शेर का इंतजार किए बगैर ही उसी वक्त गाड़ी का रुख गाँव की जानब मुड़ा था, जहाँ मेरी बीवी बैठी शिद्दत से मेरा इंतजार करने में मसरूफ थी, जिसने गुर्बत के बावजूद मेरा एहतराम किया था। और जो कुछ मैंने उसे खिलाया और जो कुछ पहनाया, उसने वो सब कुछ खामोशी और खुशी के साथ पहन लिया था और उसने मुझसे कभी कोई शिकवा ना किया था। गाँव पहुंचकर मैंने अपनी बीवी को सब कुछ सच सच बता दिया था, क्योंकि वक्त आ चुका था, लेकिन मैंने उससे अली शेर के मुझसे गलत रवैया की बात को छुपा लिया था। अभी मुझे गाँव आए हुए एक दिन भी ना हुआ था कि मुझे दरवाजे पर दस्तक सुनाई थी। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो वहाँ पर अली शेर महीन के साथ अपने सर को झुकाए हुए मौजूद था। मैंने ना ही इन्हें अंदर आने का कहा और ना ही वापस जाने का। मैं अपने कमरे में आकर बैठ गया था। उन दोनों ने मुझसे माफ़ी मांगने की बहुत ज़्यादा कोशिश की थी, लेकिन मैंने इन्हें माफ़ करने के लिए बिल्कुल भी तैयार न था और ना ही मैंने इन्हें कभी माफ़ करने का इरादा रखा था, क्योंकि उनकी असलियत मुझ पर ज़ाहिर हो चुकी थी। मैंने अपनी जायदाद में अली शेर को कुछ भी देने का फैसला किया था। मैंने अपनी और अपनी बीवी की वफात के बाद अपनी सारी जायदाद एक ट्रस्ट को देने का फैसला कर लिया था और मैंने अपने इस फैसले के बारे में अली शेर को भी आगाह कर दिया था।